नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में मिडिल ईस्ट के अंदर उपजे इस समय युद्ध के हालात पर चर्चा करने के लिए। कल सुबह मैंने आपको अंकित इंस्पायर इंडिया पर जानकारी देते हुए बताया था कि इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर परमाणु ठिकानों को टारगेट करते हुए हमला किया गया है, जिसके साथ साथ ईरान के कई सैन्य अधिकारी और टॉप कमांडर्स और साइंटिस्ट मारे गए हैं। जिस जानकारी में हमने आपको बताया था कि लगभग 80 के आसपास लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा रही है तमाम मीडिया सोर्सेस के माध्यम से। जब यह हमला हुआ था उसी समय एक्सपेक्टेड था कि ईरान जल्दी ही बदला लेगा। आज की न्यूज में हम आपको बता रहे हैं कि ईरान ने कल रात से लेकर आज सुबह तक इजराइल पर किस तरह मिसाइल हमले किए और क्या इजराइल को इनकी वजह से नुकसान हुआ। तमाम प्रकार की मीडिया खबरों में कई तरह से मॉडिफाइड फेक तरह की खबरें भी चल रही हैं, जिसको दिखाकर बिल्कुल पाकिस्तान और भारत के बीच जो कुछ दिनों पहले युद्ध की सिचुएशन बनी थी उसकी यादें दोहराई जा रही हैं। बहुत सारी फर्जी खबरों को बिल्कुल मॉडिफाई तरीके से ऐसे पेश किया जा रहा है कि न जाने इजराइल का कितना नुकसान ईरान कर चुका है। हम सारी खबरों का आज विस्तार पूर्वक प्रॉपर एनालिसिस करते हुए चलेंगे। प्रयास करेंगे कि आपके पास जो खबरें हों या तस्वीरें जो हों वो प्रॉपर पुख्ता सोर्सेस से ली गई हों। हमने अपनी इन खबरों को बहुत ज्यादा वेरीफाई करने का प्रयास किया है। जिन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं ये क्रेडिबल सोर्सेस से ली गई तस्वीरें हैं। उम्मीद है कि हम भी जो आपको दिखा रहे हैं उसमें मैक्सिमम सही निकले। अगेन, चूंकि कोई भी सरकार अपने इन हमलों की तस्वीरें तत्काल प्रभाव से जारी नहीं करती, इसलिए आपको कई बार इन पर बिलीव भी करना पड़ता है। हम अपनी तरफ से प्रयास पूरा कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप लोगों को जानकारी थी कि कल ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल ने हमला किया था और वो हमला इतना सटीक था कि भारत के ऊपर भी प्रश्न उठने लगे थे कि हमने आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए थे, हमने आतंकियों के घर तोड़े, लेकिन कोई भी नामी आतंकी, चाहे मसूद अजहर हो या फिर दाऊद इब्राहिम जो वहां छुपा बैठा है, कोई भी हाफिज सईद हो, इनमें से कोई भी हमारा निशाना नहीं बना। लेकिन इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो वो इतना प्रिसाइज किया कि जो सैन्य कमांडर थे, यानी कि जो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड जगह पर रहने वाले लोग थे, वो निशाना बने और वो अपने घरों में भी, जिनकी सुरक्षा में ना जाने कितनी डिफेंसेस लगी होंगी, वो अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं बच पाए। इसलिए इजराइल की कल भरपूर तारीफ हुई कि इजराइल ने जो प्लान किया वो एग्जीक्यूट किया। वो जिनको टारगेट करता है उन्हें वो खत्म कर कर मानता है। फिर चाहे वो याह्या सिनवार से पहले की बात हो, तमाम जो इस्माइल हानिये की मौत की बात हो, इजराइल ने टारगेट करके व्यक्तियों को जो किल करने का काम कर रखा है वो उसमें बखूबी कामयाब होता है। इसके बदले में ईरान ने क्या किया? ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर, असल मायने में यरूशलम और तेल अवीव, किताबों में दोनों को जानकारी दी जाती है। अमेरिका तेल अवीव को यरूशलम को राजधानी मानता है और आप और हम तेल अवीव को राजधानी मानकर चल रहे होते हैं। तो इनके यहां जो तेल अवीव नाम से शहर है इजराइल में, उसमें कुछ इस प्रकार के दृश्य दिखाई दिए। ये ईरान का एक हैंडल है, ईरान मिलिट्री नाम से। हालांकि इसे ऑफिशियल हैंडल नहीं माना जाता, लेकिन इसकी रीच देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे ही सबसे ज्यादा इनपुट्स ईरान में दिए जाते हैं। इसकी रीच मतलब किसी साधारण प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी खबरों को लोग संतुष्टि के साथ मानते भी हैं। इसको हम यहां पर क्रेडिबल सोर्स तो नहीं मानते, लेकिन जो उपलब्ध है उनमें से क्रेडिबल है। ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी कि हम पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच गए हैं? तो हम ईरान से निकलकर इजराइल पहुंच गए हैं और यह धुआंधेरी कर दी है। ठीक है साहब, ये तस्वीरें तेल अवीव इजराइल की हैं, जहां से एक बात बहुत अच्छे से निकल कर आती है और वो ये है, ये जो आग उठ रही है इससे कहने की जरूरत नहीं बचती कि मिसाइलें हवा में ही मारी गई थी। मिसाइलें जमीन पर भी पहुंची हैं, टारगेट को भी हिट किया है। किस टारगेट को हिट किया है? जब तेल अवीव को ही निशाना बनाया गया है तो तेल अवीव को ही हिट करने का टारगेट था। ओके, अगर आग लगी है तो बड़ा सवाल यह कि इजराइल तो जाना ही जाता है अपने एयर डिफेंस के लिए। इजराइल जाना जाता है कि उस पर कोई हमला होगा तो उसके यहां बैठा आयरन डोम या तमाम वो अमेरिकी सुरक्षा तंत्र जो इजराइल को मिले हुए हैं, वो इन मिसाइलों को हवा में रोक लेंगे। लेकिन जैसे ही ये यहां पहुंचे, लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए कि भाई क्या हुआ आफ्टर ऑल, कि इजराइल पर हमला हो कैसे गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल में जमीन तक मिसाइल पहुंची, ये इजराइल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। वो क्या गड़बड़ है वो आगे चलकर हम डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल के लिए यहां पर ईरान से इजराइल तक का जो सफर है ये वाया हो रहा है। मतलब इन बेचारे देशों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। जैसे
ये बीच में पड़े हुए जो इराक सीरिया जैसे जो देश हैं, इनको केवल बाईपास किया जा रहा है। सीरिया को, इराक को यहां से निकाल करके मिसाइलों को बस यूं चला चला के मारा जा रहा है। मतलब अब इनके एयर स्पेस खुद से ही बंद है। क्यों बंद है? इनसे पूछा नहीं गया कि तुम्हारे एयर स्पेस से मिसाइल भेजे कि नहीं। जनरली जब देश संघर्ष में होते हैं तो वो अपने एयर स्पेस को पहले नोटम जारी करते हैं कि भाई कोई भी यहां से ना उड़े। इन लोगों को कंसीडर भी नहीं किया जा रहा है। कल एक तस्वीर आती है जिसमें ईरान इजराइल से उड़ते हुए फाइटर जेट बाकायदा ईरान की सीमा में अपने फाइटर जेट्स में तेल भर रहे हैं। उड़ते फाइटर जेट्स में तेल भर रहे हैं क्योंकि 200 से ज्यादा फाइटर जेट हमला करने ईरान पर आए थे, तो तेल खत्म हो गया तो यहीं से भर भर के फिर जाकर के मार रहे थे। तो मतलब ये देश बेचारे अभी तक सरेंडर्ड ही हैं, और सरेंडर करने का काम ट्रंप ने करवा ही लिया था जब ईरान के आतंकी को एक राष्ट्रपति स्वीकार कर लिया था। तो कुल मिलाकर सीरिया अब सरेंडर्ड है और बाकायदा ये एयर स्पेस इजराइल ने भरपूर उपयोग में लिया है। इराक का कोई कंसीडरेशन बचता नहीं है, तो यहां पर इधर से हमले और इधर से हमले होते रहे। एनीवे आगे बढ़ते हैं। हमने कल इस विषय पर आपको डिटेल में जानकारी दे दी थी। अब इस जानकारी में चूंकि इजराइल ने खुद ईरान पर आगे से हमला किया है, तो ईरान हर जगह यही बोल रहा है हम हमला कर नहीं रहे, हम पर थोपा गया है, हम तो बस रिएक्शन दे रहे हैं। अब इजराइल का पक्ष जान लीजिए। इजराइल कह रहे हैं कि हमने भी हमला नहीं किया है, हम पर हमको हमले के लिए उकसाया गया है। बोले तुम्हें कैसे उकसाया? बोले ये जनाब जो है ये यूरेनियम एनरिचमेंट करके बैठे हुए हैं। मतलब इन्होंने यूरेनियम को इतना संवर्धित कर लिया है, एनरिचमेंट कर लिया है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में कभी भी उपयोग में लिया जा सकता है। अब न्यूक्लियर वेपन बनाने में इन्हें अगर उपयोग लायक लग रहा है तो ये कहते हैं कि मुझे वो दिख रहा है कि वो भविष्य में मुझ पर ही चलेगा। अच्छा, अगर सही मायने में इनका डर सही निकलता और यहां से यूरेनियम से बना न्यूक्लियर बम कभी पहुंच जाए इजराइल पर, तो शायद इजराइल का अस्तित्व ना बचे। ये मैं ऐसा इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि ईरान ने कम से कम ये तो सिद्ध कर दिया है कि इसके पास ऐसी मिसाइल्स तो हैं कि वो इजराइल की सरजमी को टच कर सकती हैं। अब इसमें एक प्रश्न है, टच करने से क्या मतलब है कि जमीन को टच कर लिया तो क्या टारगेट हिट हो गया? नहीं, न्यूक्लियर बम को टच करना ही पर्याप्त है। न्यूक्लियर बम अगर जमीन तक पहुंच गया तो पूरा देश ही साफ हो जाएगा, आसपास की जगहों की तो वैसे भी परवाह नहीं है। तो इनका डर इनके प्रति जो है वो लाजमी भी है। फिलहाल के लिए इन्होंने अपनी महारत सिद्ध कर दी है कि हमारे पास ऐसी मिसाइल्स हैं कि हम उनसे टारगेट कर सकते हैं इजराइल को। खैर, यह फिलहाल के लिए बड़ी सुर्खी बनती है, और सुर्खी बनती है कि तेल अवीव को हिट किया गया इजरायली मिसाइल स्ट्राइक के द्वारा। ये बड़ी हेडलाइंस हैं जो इस समय चली आ रही हैं। सूचना निकलती है कि इजराइल और ईरान के कन्फ्लिक्ट में अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है, 380 इंजर्ड हो चुके हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगेगा, सर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो क्या उसका टारगेट पूरा हो गया? इजराइल का मानना है कि उसने परमाणु ठिकानों को और उन लोगों को टारगेट किया जो जिम्मेदार थे न्यूक्लियर बम बनाने के लिए या उकसावा देने के लिए। ऐसे में मैंने उन्हें खत्म कर दिया। अब ईरान ने इजराइल पर हमला किया अपने लोगों को यह बताने के लिए कि हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, हम भी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। तो वो कामयाब उसमें हो गया। तो क्या ये रुक जाएगा? तो हो सकता है ट्रंप का आपको एक दो दिन में फिर से ट्वीट दिखे कि मैंने सीज फायर करवा दिया है। क्यों? क्योंकि ईरान अभी लड़ने के मूड में जनरली नहीं है। वो तब तक नहीं है जब तक वो बम बना न ले। वो पेशेंस के साथ इन लोगों के साथ चल रहा है। बात इजराइल की हो तो इजराइल भी किसी भी न्यूक्लियर साइट पर हमला करने की कैपेसिटी में नहीं है। कैपेसिटी में नहीं है से क्या मतलब है? अगर वहां पर हमला हो और वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो जाए तो यह अपने आप में बड़ा डिजास्टर होगा। फिलहाल के लिए दोनों ने अपनी तरफ से वैसे ही कर लिया है जैसे थोड़े दिन पहले किया था। अब अगर ईरान फिर भी नहीं मानता है तो इजराइल एक स्टेप और लेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अब तूने मारा मैंने मारा करके और जनता को खुश करने वाला काम हो गया है। हो सकता है कि कल तक फिर से एयर स्पेस खुल जाए, थोड़े दिन बाद पता चले कि इजराइल ने फिर से कुछ टारगेट किया, ईरान के किसी बड़े व्यक्ति को टपका दिया, तो फिर से ये चालू हो सकते हैं। अभी की जो स्थितियां हैं, तूने मेरा बदला निकाल लिया मैंने मेरा बदला निकाल लिया, इस टाइप से हैं। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि जो मिसाइल्स थी, अच्छा ये सबसे ज्यादा देखी गई तस्वीर में से एक मानी जा रही है। आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये जिस गति से जाकर के मिसाइल टकराई है उसको देख करके लोग कह रहे हैं कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल थी। यह आवाज की गति से कम 5 गुना तेजी से जाकर टकराई है। और ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में इन लोगों की क्या भूमिका है आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन हां, अपडेट के रूप में जान लें कि आप में से अगर कोई भी साथी चाहता है कि वो म्यूचुअल फंड का कोर्स ले तो अब मैं अधिकृत रूप से
NISM सर्टिफाइड वो व्यक्ति हूं जो आपको बता सकता है कि म्यूचुअल फंड कौन से और कैसे लिए जा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड का पहले कोर्स पढ़ लें और बाकी जानकारी के लिए फिर संपर्क भी कर लें, ठीक है। बाकी स्टॉक मार्केट पर मेरा बेहतरीन कोर्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी मेरा कोर्स उपलब्ध है, आप जाकर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, और अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जीएस के कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। तो साथियों, फिलहाल के लिए ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर जब निशाना बनाया तो यह असल में कल शाम का और आज सुबह का नजारा था। इन नजारों के बाद में ईरान की मीडिया ने यह न्यूज चलाना शुरू किया कि हमने इजराइल के रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया है, हमने डिफेंस मिनिस्ट्री को टारगेट करते हुए उन्हें निशाना बनाया है। कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षित जगह पर जाकर शिफ्ट हो गए हैं। यह क्यों हुआ था तो मैं आपको जैसा ऑलरेडी बता चुका हूं कि इजराइल ने ईरान के 4 एटमी और 2 सैन्य ठिकानों पर 200 फाइटर जेट से मिसाइलें दागी थी, जिसमें ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स के चीफ, 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक और 5 बड़े अफसर मारे गए थे। हमने कल भी आपको जानकारी दी थी कि इन प्रमुख स्थानों पर हमले हुए थे और ये बड़े लोग जो कि ईरान में काफी वेल डेजिग्नेटेड थे, जैसे मोहम्मद बाघेरी जो कि चीफ ऑफ स्टाफ इन ईरान आर्म्ड फोर्सेस थे, हसन सलामी जो चीफ ऑफ रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स थे, और गुलाम अली राशिद जो सीनियर IRGC कमांडर थे। ये बड़े अधिकारी लोग मारे गए थे। ऐसे ही परमाणु साइंटिस्ट के अंदर ऐसे ही फरीउद्दीन अब्बासी और मोहम्मद मेहंदी तहरीकार्किनी ये जो है मारे गए थे। ईरान का अभी भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम बदस्तूर जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपनी तरफ से कहा कि हमने 200 फाइटर जेट से उन्हें निशाना बनाया और आगे भी बनाएंगे। अगर ये लोग नहीं रुकते तो हम इसे आगे भी बनाएंगे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री ने दुनिया के देशों को इन्फॉर्म किया था या विदेश मंत्री ने इन्फॉर्म किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने अपने इस राइजिंग लाइन का जो कार्यक्रम था इसके बारे में दुनिया को अवेयर कराया कि हां भाई हमने ऐसा ऐसा किया है। भारत के प्रधानमंत्री को भी कॉल करके बताया कि हमने ये काम कर दिया है। तो जो लोग उस समय पर भारतीय प्रधानमंत्री पर यह प्रतिक्रियाएं दे रहे थे कि हमने दुनिया को इन्फॉर्म क्यों किया, अगर आप यूएन के कंट्री हैं, आपकी इंफॉर्मेशन आपको देना एक जिम्मेदारी बनता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने भी ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री को भी इन्फॉर्म किया, जर्मन चांसलर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फ्रेंच प्रेसिडेंट कि साहब मैंने हमला कर दिया है और मैं ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को भी सूचित करने जा रहा हूं। इस बीच में हिजबुल्लाह से पूछा गया कि तुम लेबनान में बैठे हो, मौका भी है और दस्तूर भी है, ईरान मारने आ रहा है, तुम तो पहले से ही मरे हो, तुम भी गोला चलाओ। हिजबुल्लाह बोला अभी हम गोला नहीं चलाएंगे, हम पहले उस ट्रॉमा से बाहर निकल आए जो पहले हम पर आ रहा है। खैर, इजराइल बकायदा अपनी तरफ से बताता रहा कि कैसे हमने यूएवीज को या फिर जो ड्रोन्स थे उनको टारगेट किया। बढ़िया वीडियोज आए। अच्छा, कल जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया उसके बाद ईरान के अंदर जनता सड़कों पर उतर आई और जनता सड़कों पर उतर कर आई पूरे रिवेंज के साथ कि बदला लेना है और इजराइल पर हमला करना है। ऐसे में ये लोग जब सड़कों पर उतरे तो इनकी जो प्रमुख मस्जिद है उसके ऊपर एक लाल रंग का फ्लैग लगाया गया। मतलब ईरान का हमला इजराइल पर होगा ये पूरी तरह से डिसाइडेड था और इस डिसाइडेड को जनता की मांग पर किया गया था। मतलब जनता ने कहा कि हमला करना चाहिए तो ये वैसा था। अब इसमें 2 तर्क आते हैं। 2 तर्क ये हैं कि साहब इजराइल पर ईरान का हमला खुद रिएक्शनरी था, तो रिएक्शनरी के लिए तो वो पहले से ही तैयार था। इजराइल तो तैयार ही था ना कि तुमको हम मारेंगे, तुम हमें मारने आओगे। तो मारने के नाम पर इजराइल का कोई भी नुकसान होने की गुंजाइश पहले ही नहीं थी। वो तैयार थे कि तुम हमला करोगे और ये करने भी गए क्योंकि जनता की पॉपुलर डिमांड पर इन्हें करना था। लाल रंग का झंडा टांका, जैसे ही टांका तो वर्ल्ड मीडिया इजराइल में जाकर कैमरे लगाकर बैठ गई। मैं आपको कुछ दृश्य दिखाऊंगा जिन दृश्य को देखकर आप खुद सोचेंगे कि मीडिया वहां पर इस तरह से, जैसे रात को तारे देखे जाते हैं कैमरों से, दूरबीन से, वैसे ही वर्ल्ड मीडिया छतों पर खड़ी हो गई कि आज तो मजा आएगा, आज ईरान के बम आएंगे, ईरान पर गिरेंगे और उनको हवा में ही मार गिराया जाएगा। ये जो घटना थी इसके बाद दुनिया बड़ी तैयार हुई। न्यूज बनकर आती है कि ईरान ने ऑफिशियली कह दिया है लाल झंडा उठा करके कि बदला लिया जाएगा। अच्छा, ईरान कई तरह के झंडे चलाता है, उनमें से कई जगह लाल, काले, हरे, नीले, गोल्डन, ये और कई बार नहीं भी झंडे। इन सब के अपने अपने मतलब हैं। बदला लेना है कि कोई मर गया है, कि शांति है, कि प्रॉस्पेरिटी है, कि धर्म का काम है, उस हिसाब से ईरान अपने अपने झंडे चलाता है। लाल झंडा जब मस्जिद पर चढ़ता है तो यह माना जाता है कि साहब अब हमला
होने की यानी बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच में ट्रंप का बयान आ जाता है। ट्रंप कहते हैं, अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था। वाकया क्या था? कल जब हमला हुआ था उससे पहले ब्रिटेन के वो जो अमेरिका के विदेश सचिव हैं उनका बयान आया था और उन्होंने कहा था हम इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, आपस में निपट लीजिए, अमेरिका इस मामले में किसी भी तरह इन्वॉल्व नहीं है। कल आपने और हमने इस विषय पर काफी चर्चाएं की कि अमेरिका फिर से पीछे हट रहा है। यह कहने से डर रहा है क्योंकि ट्रंप का इन दिनों जो रवैया है वो लोगों को समझ में आने लगा है कि दुनिया में शांति के दूत बनकर दिखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि मेरे कारण युद्ध हुआ था। अमेरिका जो पुराना बदनाम है वो युद्धों के लिए बदनाम है, तो ये इस इमेज से बचना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, ईरान को तो बिल्कुल अमेरिका का वही स्वाद लगा हुआ है। इजराइल को, माफी चाहूंगा, इजराइल को, क्योंकि इजराइल को समझिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक एक्सटेंडेड कॉलोनी समझ लीजिए, या अमेरिका एक्सटेंडेड मान लीजिए इजराइल को। और इजराइल में वो तमाम प्रकार के वेपन्स उपलब्ध हैं जो अमेरिका अपने पास रखता है। सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वेपन इजराइल के पास है। और ऐसा देने के पीछे बड़ा कारण है, मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए अमेरिका ने हमेशा इजराइल के साथ ही खड़ा रहना प्रेफर किया है। ऐसे में ट्रंप जब देखते हैं कि इजराइल ने तो धमाका कर दिया है, मैं नेगोशिएशन में लगा हुआ था, उसका कोई मतलब नहीं निकला, अब इस बात को कैसे मैं बड़ा दिखाऊं कि मैं भी था इस काम में इन्वॉल्व। ट्रंप का बयान आता है और वो कहते हैं देखिए ईरान के पास अब भी समझौते का वक्त है। भाई साहब, आप जब पहले समझौता कर रहे थे तब आपने ये कहा था क्या कि समझौते के दौरान ही मैं तुम पर गोली चला दूंगा? नहीं, सबको यह था क्योंकि आपने नेतन्याहू के साथ झगड़ा किया था इस बात पर कि जब मैं बोल रहा हूं कि मैं समझौते की तैयारी में हूं, तुम बीच में क्यों आते हो? जब वो बीच में नहीं आने पर, आप बीच में आने पर आप उसको झड़क दिए थे। आज जब वो हमला कर दिया है तब भी आप यही लाइन बोल रहे हो, समझौते का वक्त है। क्रेडिबिलिटी ट्रंप आप धीरे धीरे अपनी खो रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग इस बात पर यकीन पूरा करते हैं कि अमेरिका के बिना युद्ध नहीं होते। अमेरिका पीछे खड़ा रहता है, वेपन देने में तो हमेशा इजराइल के साथ ही रहता है, इसलिए इस युद्ध में वो पीछे जरूर था। ट्रंप की नीति कहीं डुलमुल आ गई। खैर, ट्रंप ने अपनी तरफ से अपना क्रेडिट लेने का काम जारी रखा। उन्होंने कहा देखिए ईरान आपको खूब समझाया था, आप माने नहीं, इजराइल के पास सब कुछ वो है जो हमारे पास है, ऐसे में आपको मानना होगा नहीं तो मरना होगा, टाइप से वो वाली बातें कह दी। खैर, इधर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आती है और वो बोलते हैं कि देखिए जियोनिस्ट रेजिम यानी कि जो इजरायली यहूदियों की जो सत्ता है, इन्होंने हम पर जो हमला किया है ये पूरी तरह से हम पर किया हमला है, तो ऐसे में उनको इस हमले का रिग्रेट जरूर होगा। रिग्रेट होगा, इसके लिए वो तैयार हो जाएं। बकायदा ईरान ने यूनाइटेड नेशन में जाकर के भी अमेरिका की शिकायत की और इजराइल की शिकायत की कि साहब देखो इन लोगों ने मिलकर के हम पर हमला किया है, हम हमले पर प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। अब जब आप बोल ही दिए कि आप हमला करने आएंगे, तो देखिए ऑलरेडी एज पर कौन था? ऑलरेडी एज पर इजराइल था। उसने खुद ने हमला किया तो वो तैयार था कि तुम हमला करने आओगे। वो पूरी तैयारी लेकर सायरन बजाकर बैठा था कि जैसे ही तुम आओगे हम पूरे देश में सायरन बजा देंगे। इन्होंने आना तय किया क्योंकि ये बोल कर आ रहे थे। रात को 10 बजे ईरान ने इजराइल पर जब हमला प्लान किया, इजराइल ने सब तरफ सायरन बजा दिए। ये सायरन जहां जहां बजे उनके दृश्य हैं, कितने सारे सायरन बजे। अब इतने सारे सायरन क्यों बजे? क्योंकि जो भी प्रोजेक्टाइल जाकर इजराइल पर लगने वाला था उसकी डायमेंशन जहां जहां हिट हो सकती थी वहां पर सायरन बजा दिए गए। ऐसे में सोचिए कितने सारे प्रोजेक्टाइल्स जाकर गिरने की बात हो रही थी, इतनी सारी जगहों पर गिरेंगे। खैमनेई साहब बाहर आते हैं, कल रात को ही ये बाहर आकर के अपनी तरफ से कहते हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस रेस्पॉन्स देंगी और पावरफुली देंगी, और हम जियोनिस्ट रिजीम को ये बता देंगे कि ये कष्ट कितना भारी होता है, और उनको हम रिग्रेट करवाएंगे इस बात का कि ईरान पर हमला करने का मतलब क्या होता है। देखिए, खैमनेई साहब भी अपनी जनता की पॉपुलर डिमांड पर यह अटैक करवाए, लेकिन फिर से इनके अटैक में जो कमी थी वो ये कि इन्होंने इजराइल पर हमला किया यह बताने के लिए कि हमारे पास सामर्थ्य है कि हम हमला कर सकते हैं। इजराइल का कोई भी टॉप ऑफिसर या कोई भी बड़ी क्षति अभी तक कहीं नोटिस नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इजराइल पहले से तैयार था आपके मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो यह बहुत बड़ी बात है। तो खैमनेई का यह कहना कि उन्हें रियलाइज करवाएंगे, वो उनको नहीं, अपनी जनता को यह रियलाइज करवा रहे थे कि आप हमारी सत्ता पर बिलीव करें, हमने इजराइल को बदला देना है, हम उसको मारेंगे और हम अपनी मिसाइलें जो बनाकर रखी हैं वो उनको वहां गिराएंगे। इजराइल का कोई भी कंस्ट्रक्टिव लॉस नहीं हुआ, डिस्ट्रक्टिव हानि नहीं हुई, यहां पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। बाकायदा इजराइल ने बताया कि यह पूरा
क्षेत्र बाकायदा गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, सबको लेकर कहा कि इन सब पर खतरा मंडरा रहा है, इजराइल सबको अपना मानने लग रहा है। लेकिन ईरान वालों ने जब मिसाइल गिराना शुरू किया तो इसको इन्होंने कहा देखो हम पहुंच चुके हैं। यहां पर ये फॉक्स न्यूज चैनल है जिसने बाकायदा कैमरे लगा रखे थे मिसाइल्स को नोटिस करने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे आपने थोड़े दिन पहले इंडिया पाकिस्तान के मामले में भी देखा होगा कि जम्मू के अंदर बहुत से लोग जब जम्मू पर हमले हो रहे थे कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे, उधर से ड्रोन्स आ रहे थे, बम आ रहे थे, इधर से हमारा एयर डिफेंस उनको न्यूट्रलाइज कर रहा था। कई लोगों ने उस समय भी सवाल किया था कि जब ये इतने सारों को न्यूट्रलाइज करने के संसाधन हमारे पास हैं, फिर भी कुछ लोग मर क्यों जाते हैं, कुछ जगहों पर दिक्कत क्यों हो जाती है। देखिए, कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% सही नहीं है। 100% सही नहीं है ऐसे मतलब है कि अगर 100 मिसाइल एक साथ गिराई जाएंगी, मारी जाएंगी, तो उनमें से हो सकता है वो 96 को, 98 को न्यूट्रलाइज कर दे, 2 मिसाइलें फिर भी बच जाएं और वो जाकर के टारगेट को हिट कर दें। टारगेट छोड़िए जहां पर वो फेंकी गई हैं। और यही कारण है कि ईरान इजराइल पर हमेशा वेव की तरह हमले करता है, लहर बनाकर हमले करता है। आपने इन दिनों ये ट्रेंड बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। प्रयोग इसका हमास द्वारा इजराइल पर हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान द्वारा भारत पर हुआ था, और अब इजराइल के ऊपर ईरान द्वारा हो रहा है कि एक साथ भर के पानी की तरह बाल्टी फैल दो, कुछ तो जाकर नीचे गिरेगा ही। वैसे करके इन्होंने मिसाइलें अपनी तरफ से चलाई थी। इस बात को इन्होंने अपनी तरफ से बोला था। इन्होंने तस्वीरें दिखाकर कहा कि देखिए, हमने इस ऑपरेशन का नाम ट्रू प्रॉमिस 3 रखा है। पहले जो ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 थे, हमने तब भी इजराइल से बदला लिया था, और इस बार भी हम हमला करने यहां पर जा रहे हैं। कोई बात नहीं साहब, ये हमला करने के लिए बाकायदा पहुंचते हैं। ईरान की मिलिट्री यहां पर पहुंचकर अपनी तरफ से जानकारी देती है, कहती है कि हमारा स्टेटमेंट है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से, हमने इस हमले को ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया है। हम पर हमला थोपा गया था, हम हमला करने गए हैं। अब मैं आपको एक सीन दिखाता हूं कि किस तरह इजराइल में तैयारियां थी। देखिए, ये एक छत है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये सब कैमरे लगे हैं, ये बहुत तेजी से जो चल रहे हैं, ये सब कैमरे लगे हुए हैं, ये फोटोग्राफर्स खड़े हुए हैं इस दृश्य को नोट करने के लिए। ये तैयारी में थे कि हमला तेल अवीव पर ही होगा। मैं फिर से दिखाता हूं, आप देखिएगा, यहां पर आपको ये कैमरा दिखाई देगा, ये कैमरे की लाइट आपको दिखाई दे रही है, कैमरा दिखाई दे रहा है, ये कैमरे की छतरी लाइट लगी हुई है, ये देखिए, ये कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरा लगा हुआ है, बकायदा ये कैमरा पर्सन खड़ा हुआ है, और ये सब उस तरफ मुंह लगाकर खड़े हैं कि तेल अवीव पर हमला होगा तो हम कैमरे में कैद करेंगे। मतलब ये इस तैयारी तक में थे कि हमला तो होगा, नुकसान कुछ नहीं पहुंचाएगा। इन्होंने बकायदा इसको लाइव कवर किया है, लाइव कवर किया और इस तरह से दिखाया कि देखिए, हम पर हमला हुआ था तो हम उन पर हमला करने चले गए। ये एक मिसाइल का हमला ऐसा था जिस हमले को कैप्चर किया गया कैमरे में, जो बहुत तेजी से आकर तेल अवीव पर गिरी। इजराइल ने भी स्वीकार किया कि लगभग 6 मिसाइल्स ऐसी हैं जो हमारे ऊपर आकर, इनकी 200 में से मिसाइलों में से हम पर आकर गिरी हैं। उससे 60 लोगों के घायल होने की खबर है। ये ईरान की तरफ से लगातार अपडेट दिए जाते रहे और बताया जाता रहा कि हमने अपने मिसाइल सिस्टम को बखूबी लॉन्च किया और वो अपने टारगेट पर जाकर लगा। इस बीच में नेतन्याहू बाहर आ जाते हैं। नेतन्याहू बाहर आकर सुबह, मतलब आज जब रात को आप सो रहे थे उस समय, यह आकर के ईरान के लोगों को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं, देखिए ईरान के लोगों, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी सरकार खराब है, ये न्यूक्लियर वेपन बना करके अस्थिरता पैदा करना चाहती है, बेहतर है कि आपकी भलाई इसमें है कि आप इन सब चीजों से दूर रहें। वही मोटिवेशनल भाषण इन्होंने दे करके जनता को उकसाने का काम किया। खेमनेई की लेकिन अपने देश में बड़ी तगड़ी चाहत है, फैन फॉलोइंग है, लोग इनके समर्थन में उतर कर आए कि हमें बदला लेना है और हम तेल अवीव पर जब हमला करेंगे तो बढ़िया माना जाएगा। उधर इजरायली भी तगड़े ही चल रहे हैं साहब, उनको सायरन बजा और वो जाकर के अंडरग्राउंड में बैठ गए। अंडरग्राउंड में बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी। ये लो साहब, शुरू हो गई अंताक्षरी। तो यहां पर ये लोग बढ़िया से गीत गाते हुए इजरायली दिखाई दे रहे हैं। इनके लिए तो एक तरह का रेगुलर प्रैक्टिस है, लेकिन आज सायरन बजा था, वीकेंड का टाइम था, फ्राइडे हो चुका था, तो चलिए पार्टी कर लेते हैं। तो ये लोग आराम से नाचते गाचते दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है, हो रहा है। एक बहुत तगड़ा मतलब न्यूज वायरल हो रहा है। मैं इसकी सत्यता प्रमाणित तो नहीं करता, लेकिन अगर ये वाकई में ऐसा है तो ये मतलब मजाक बड़ा वाला हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये एआई के जमाने में फेक हो सकता है। क्या फेक हो सकता है? इस स्क्रीन पर चलता हुआ कुछ दिखाया जाना। कहा जा रहा है कि यमन के अंदर लोगों के सामने बिग स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन लगाया गया, इस बात का प्रेजेंटेशन लगाया गया कि इजराइल पर हमले हो रहे हैं।
और इन हमलों के बाद में यमन के जो लोग बैठे हुए हैं ये जबरदस्त खुश हुए। ये यमन वही वाले यमन है हूतियों वाले, अगर आपको याद हो, जो ईरान के समर्थक हैं। ये लोग बड़े खुश थे जब इजराइल पर हमले हो रहे थे। अगेन, क्या ये संभव है? संभव तो इसलिए है क्योंकि ईरान ने खुद ही कह दिया था हम हमला करने जाएंगे, तो ये लोग हमले की तैयारी में थे। लेकिन असंभव क्यों है? असंभव इसलिए कि इतनी सारी गैदरिंग, बकायदा लाइट वाइट जलाकर कोई मैच देखने तो आ सकती है या किसी कार्यक्रम में तो आ सकती है, हमले देखने के लिए लाइव डिस्प्ले पर कि कब हमला होगा और पेशेंस के साथ बैठे हों, इस पर डाउट है। ये एआई चलित पिक्चर भी हो सकती है, लेकिन ट्रेंड बहुत कर रही है, लोग इसे बहुत शेयर कर रहे हैं। ठीक है, हम सत्यता प्रमाणित नहीं करते, लेकिन हां, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपनी तरफ से कुछ तस्वीरें और दिखाई और कहा, इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने खुद अपनी तरफ से तस्वीरें दिखाई और कहा कि हम पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हुए हैं और उससे सिविलियन घायल हुए हैं। इस तरह से बादलों में से चमकती हुई लाइट्स की तरह आकर के मिसाइलें तेल अवीव को टारगेट करने आ रही थी, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया गया। ये सारी बातें यहां पर निकल करके आई। यहां पर आप देख सकते हैं बकायदा लोग जो हैं वो इस चीज को नोटिस करने आए थे, बाकी तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं है। जहां पर यह हमला हुआ वहां पर भी पत्रकार पहुंचे, उन्होंने तेल अवीव के अंदर पहुंच करके तस्वीरें बताई कि यहां कुछ लोग घायल हुए हैं। बकायदा यहां पर मतलब इस तरह का तेल अवीव के अंदर ये वाला जो नजारा है, इस नजारे को बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है। ईरान ने 150 से ज्यादा मिसाइलें चलाई थी, बस यही अपडेट है। ईरान के अंदर बिल्डिंग्स टूटने का, कारें जलने का, इजराइल के अंदर बिल्डिंग टूटने का और कारें जलने का इस तरह का नजारा देखा जा रहा है। एक और क्लेम किया जा रहा है और वो क्लेम ये है कि ईरान के इन मिसाइल हमलों में इजराइल के 2 F-35 जो कि अमेरिका द्वारा इजराइल को दिए हुए फाइटर जेट्स हैं, वो मारे गए। अब ये सत्यता अगेन वैसे ही है जैसे पाकिस्तान ने भारत के बारे में कहा हमने राफेल मार गिराए। राफेल की सूचना बाद तक यानी अब तक नहीं आई है। ऐसे ही F-35 ईरान क्लेम कर रहा है कि हमने 2 इजरायली F-35 मार गिराए हैं। अब इसकी सत्यता कैसे आएगी वो तो समय बताएगा, लेकिन हां, फाइटर जेट्स के बारे में न्यूज जरूर चल रही है। जैसे ही यह हमला हुआ, इसके बाद ईरान के लोग सड़कों पर उतर आए और बकायदा झंडे लेकर के राष्ट्र के समर्थन में खड़े होकर के नारेबाजी करने लगे। ठीक है, अमीर हातिमी को ईरान का नया सेना प्रमुख बनाया गया है और वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठा है। फिलहाल के लिए इजराइल और ईरान के बीच में पूरा एयर स्पेस खाली है। जो भी फ्लाइट्स हैं वो वाया दुबई और सऊदी के ऊपर से होते हुए मेडिटेरेनियन सी से यूरोप जा रही हैं। ये साइड पूरी खाली है, मिसाइलों के लिए इन्हें छोड़ दिया गया है। अपने कयास की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कल ये हमले होंगे, कल तक ये सारा मामला सेटल हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये बस बदले में किया गया प्रयास था। इजराइल को जो अचीव करना था वो कर चुका, उसे उनका सैन्य प्रमुख, कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारने थे वो मारा। इजराइल के खिलाफ ईरान ने बदला लेकर के उस बात को, स्कोर को सेटल कर लिया। सारा मामला रुक जाएगा। हो सकता है कि कल फिर से ट्रंप का कोई ट्वीट आ जाए कि मैंने फिर से सीज फायर करा दिया। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ गई हो। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही है। बाकी हमारे विदेश मंत्री ने दोनों तरफ से बातें कर ली, इजराइल से भी बात कर ली, ईरान से भी बात कर ली। हम तो वही है ना, मध्यस्थ वाली बातें करते हैं, कर लिया। लेकिन चाइना ने इजराइल को स्लैम किया है कि तुमने ये सही नहीं किया, इजराइल को कहा है, और इस तरह से इन्होंने ईरान का सॉफ्टली साथ दे दिया है। इंडिया ने दोनों से बातचीत की है। यहीं से भारत का स्टैंड फिर से समझ में आता है। चाइना साफ तरीके से ईरान के साथ जा रहा है, लेकिन अभी तक सामने से नहीं बोला है। वो ये कह रहा है कि इजराइल ने जो किया वो गलत है और ईरान पर एयर स्ट्राइक उसे नहीं करनी चाहिए थी। इसका मतलब चाइना, ईरान में जो अपने हित हैं, क्योंकि लगभग 400 से 800 बिलियन डॉलर के आसपास की तेल डील इनके बीच में हो रखी है, तो ऐसे में अपने हितों को बचाने के लिए ये ईरान के साथ रहा। वहीं भारत दोनों को साधने के प्रयास में नाकाम दिखा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय अवश्य बताएं। साथियों, कल मैंने एक इंटरव्यू किया था, एक हमारे नॉन पायलट इंस्ट्रक्टर थे जिनका 13,000 आवर्स का फ्लाइट टाइम है। उनका मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था अपने इसी चैनल पर, आप जाकर उसे देख सकते हैं, जिसमें जो अहमदाबाद में हादसा हुआ उसमें जो कैप्टन फ्लाइट चला रहे थे वो इनके द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं, इनसे ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं, और इन्होंने अपने उन सारे सवालों का जवाब दिया कि कैसे एक फ्लाइट गिर सकती है, क्या वो तमाम संभावनाएं हो सकती हैं। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, मैं उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन करा देता हूं, आप उसे देखें और आपके प्रश्नों का संभवतः वहां जवाब मिले। ऐसा हमने कल प्रयास किया था। ठीक है, इसी चैनल पर वो इंटरव्यू डला हुआ है। बाकी हमारे कोर्सेज बातें बाजार की एप्लीकेशन और अपनी पाठशाला पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।